मोरवा विधानसभा क्यों खास है? फिलहाल तो राजद का इसमें कब्जा है, लेकिन ये सीट क्या हमेशा से राजद की रही है या फिर कोई बड़ा उलटफेर हुआ है? आंकड़े क्या कहते हैं? समस्तीपुर जिले में ये सीट बेहद खास और दिलचस्प क्यों बनती जा रही है? रंजन जी क्या आकलन कर रहे हैं, आंकड़े क्या इशारा कर रहे हैं? देखिए, जब आप मोरवा की बात करती हैं तो एक चीज आपको दिखता है कि यहाँ पर इंद्रवारा में बाबा केवल धाम का राजकीय मेला लगता है। ये निषादों के लिए, मल्लाहों के लिए जो है इस मेले का बहुत महत्व है। इस प्रसिद्ध मेले में बिहार के बाहर से भी निषाद समाज के लोग आते हैं और आपको बता दें कि इस वजह से आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि इस क्षेत्र में भी जो है वो मल्लाह जाति के वोटर्स जो हैं वो अच्छी संख्या में हैं। वैसे अगर आप मोरवा की बात करें तो पहले ये दलसिंह सराय विधानसभा के अंतर्गत आता था, फिर ये सराय रंजन विधानसभा के अंतर्गत आया और उसके बाद जो नया परिसीमन हुआ 2008-9 में, तो सराय रंजन से इसको अलग करके जो है मोरवा विधानसभा का गठन जो है वो किया गया। अब सराय रंजन से जो चुनाव जीतते हैं वो नीतीश कुमार के कैबिनेट में उनके भरोसेमंद मंत्री विजेंद्र चौधरी जीतते हैं। तो नेचुरली जब यहाँ पर उम्मीदवारों का चयन होता है तो उनकी पसंद का भी ख्याल जो है वो रखा जाता है और वो आम तौर पर यहाँ से निषाद जाति के उम्मीदवार को अब तक प्रेफर करते रहे हैं। लेकिन अब आगे क्या होता है ये देखना होगा। वैसे मोरवा में एक और बहुत ख़ास बात है और वो जानना चाहिए लोगों को जो समस्तीपुर के हैं और मोरवा के हैं, वो तो जानते ही हैं, नॉर्थ बिहार में भी बहुत सारे लोग जानते हैं, लेकिन ये जानना चाहिए कि यहाँ का एक खुदनेश्वर स्थान है, वो सांप्रदायिक एकता का प्रतीक है। यहाँ पर आप देखिएगा कि एक गर्भगृह है जहाँ शिवलिंग भी है और वहीं पर जो है खुदनी बीबी का मज़ार भी है, वो उनकी भक्त हुआ करती थी। तो यहाँ पर जो लोग आते हैं वो शिवलिंग पर तो जलाभिषेक करते ही हैं, वहाँ पूजा अर्चना करते ही हैं। ये खुदनी बीबी की मज़ार के भी लोग जो है वहाँ पर वो पूजा करते हुए दिखते हैं। तो इसलिए ये क्षेत्र जो है, ये जो मंदिर स्थान है खुदनेश्वर स्थान, उसका बड़ा महत्व है। अब हम राजनीति की तरफ लौटते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि जो मोरवा विधानसभा का गठन हुआ वो 2010 में हुआ और यहाँ पर अगर आप देखिए तो अब तक सिर्फ 3 चुनाव हुए हैं। जो 3 चुनाव हुए हैं 2010, 2015 और 2020 में, उसमें 2 बार इस सीट को जेडीयू जीतने में सफल रही है, जबकि एक बार जो है आरजेडी ने यहाँ से लालटेन जलाया और वो पिछली बार ही जलाया और एक स्ट्रैटेजी के तहत जो है यहाँ पर उन्होंने चुनाव लड़ा और इसका उनको फायदा भी मिला। देखिए 2010 में यहाँ से बैद्यनाथ सहनी जो हैं वो उम्मीदवार थे आपको जेडीयू के, उनको 40,271 वोट आए थे, मतलब 38.37%। और उनके सामने आरजेडी के अशोक सिंह थे जिनको 33,421 वोट आए, 31.84%। और बैद्यनाथ सहनी जो हैं वो 6,850 वोटों से चुनाव जीत गए। उस समय कांग्रेस भी जो है उसने अपना उम्मीदवार यहां पर दिया था, नागमणि कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े थे और उनको भी लगभग 7,000 वोट आया। तो हार जीत का मार्जिन 6,850 और कांग्रेस प्रत्याशी के वोट लगभग 7,000। तो अगर आरजेडी कांग्रेस का गठबंधन 2010 में हुआ होता तो शायद परिणाम जो है वो बदल सकता था। खैर, अब 2015 में हम पहुंचते हैं तो यहां पर क्या होता है कि जेडीयू अपना कैंडिडेट बदल देता है। जेडीयू से अगर आप देखिए तो यहां विद्यासागर सिंह निषाद जो है वो चुनावी मैदान में उतरते हैं और चूंकि 2015 में महागठबंधन बना था जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस, और उसमें क्या हुआ कि चूंकि ये सिटिंग सीट थी जेडीयू की तो ये सीट जेडीयू को दी गई, जेडीयू ने उम्मीदवार बदला और यहां पर विद्यासागर सिंह निषाद चुनावी मैदान में आए, जबकि बीजेपी ने यहां से सुरेश राय को मैदान में उतारा यहां पर। लेकिन यहां पर विद्यासागर सिंह निषाद ने जो है वो बड़ी जीत दर्ज की 18,816 वोटों से। बहुत स्वाभाविक था कि आरजेडी
जेडीयू दोनों का वोट मिला, तो इसका फायदा जो है वो विद्यासागर सिंह निषाद को मिला और वो बड़ी मार्जिन से जीतने में सफल रहे। इसके बाद 2020 का चुनाव होता है, परिस्थितियां बदल चुकी थी, नीतीश कुमार वापस एनडीए में आ चुके थे और आरजेडी जो है यहां से अपना प्रत्याशी देता है महागठबंधन में। लेकिन जो पिछली बार चुनावों में हुआ था कि जहां भी जेडीयू के कैंडिडेट थे, एलजेपी ने भी अपना कैंडिडेट दिया था और यहां पर भी एलजेपी ने अभय कुमार सिंह को चुनावी मैदान में उतार दिया। अब आप देखते हैं कि क्या कुछ होता है। विद्यासागर सिंह निषाद जो कि उस वक्त जो है सिटिंग एमएलए थे, उनको 48,883 वोट आए, मतलब 30.4%। और आरजेडी ने जो है रणविजय साहू को यहां से मैदान पर उतारा। अभी रणविजय आरजेडी के महासचिव हैं। रणविजय वैश्य कम्युनिटी से आते हैं, वैश्य वर्ग से आते हैं, तो एक स्ट्रैटेजी के तहत जो है यहां आरजेडी ने रणविजय साहू को मैदान में उतारा और इसका उनको फायदा भी हुआ। 10,671 वोट से रणविजय साहू जो है वो चुनाव जीतने में सफल रहे। लेकिन दिलचस्प ये है कि एलजेपी के अभय कुमार सिंह को 24,000 के आसपास वोट आए, 23,884, मतलब कि लगभग 15% वोट। तो हार जीत का फासला 10,671 और एलजेपी के अभय कुमार सिंह को आए आपको 24,000 वोट। तो एक और सीट जहां एलजेपी की वजह से जेडीयू को हार का सामना करना पड़ा। तो ये पिछले बार की बातें थी। अब इस बार क्या होता है, देखिए इस बार तो एक चीज तो श्योर है कि आरजेडी में कोई वैकेंसी नहीं है, क्योंकि रणविजय साहू जो हैं वो अब आरजेडी के बड़े नेताओं में गिने जा रहे हैं और तेजस्वी यादव के करीबी भी हो गए हैं। अभी वो प्रधान महासचिव हैं पार्टी के। तो और वैश्यों को लुभाने की कोशिश आरजेडी की तरफ से हो रही है, तो ऐसे में उनका टिकट कटेगा, इसकी कोई संभावना मुझे दिखती नहीं है। ऐसे भी सिटिंग विधायकों का टिकट बहुत कम ही पार्टियां जो है वो काटती हैं। हालांकि यहां पर अगर आप देखिए तो जो मल्लाह वोटर्स हैं उनकी संख्या बहुत अच्छी है, तो उसको देखकर लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मुकेश सहनी यहां पर दबाव बनाए और कहें कि चूंकि मल्लाह वोटर्स यहां पर ज्यादा हैं तो आप ये सीट हमें दे दीजिए। लेकिन मुझे इसकी संभावना जो है वो कम दिखती है। लेकिन अगर आप एनडीए फोल्डर में जाएं तो यहां मुझे लगता है कि उम्मीदवार जो मुख्य मुकाबला होगा चुनाव में वो तो बाद में होगा। पहले एनडीए के दल आपस में जो है एक मुकाबला करेंगे कि कौन इस सीट से चुनाव लड़ेगा। तो अगर आप देखिए यहाँ पर कौन कौन दावेदार हैं, तो जेडीयू से तो विद्यासागर निषाद ही दावेदार हैं। पिछली बार चुनाव लड़े थे, उससे पहले जीते भी थे, तो उनकी दावेदारी तो स्वतः ही बनती है। लेकिन बीजेपी से वैद्यनाथ सहनी जो है वो प्रयास कर रहे हैं। 2010 में वैद्यनाथ सहनी जो है वो चुनाव यहां से जीत चुके हैं, अब बीजेपी में हैं और वो चाहते हैं कि यहां से वो चुनाव लड़ें। अब क्या होता है ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन यहां पर जो सबसे महत्वपूर्ण है, एलजेपी के अभय सिंह वो बहुत जोर लगा रहे हैं और लगातार जनसंपर्क में हैं। वो अभी भी जनसंपर्क में लगे हुए हैं और अभय सिंह जो है यहां से चुनाव लड़ना चाहते हैं एलजेपी के टिकट पर ही। चिराग पासवान के करीबी भी हैं अभय सिंह। तो अब देखना यह है कि क्या चिराग पासवान अभय सिंह को एलजेपी से टिकट दिलवा पाते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। और एक और दिलचस्प डेवलपमेंट है कि जीतन राम मांझी ने भी मोरवा में एक कार्यक्रम किया, एक मिलन समारोह था, उसमें वो गए थे और वहां पर समाज सेवी बीके सिंह जो है वो जीतन राम मांझी की पार्टी हम सेकुलर में जो है वो शामिल हो गए हैं। जब एलजेपी यहां कोशिश कर रहा है, हम सेकुलर यहां पर कोशिश कर रहा है, तो हमारे देखने वाले भी समझ गए होंगे कि यहां दलित वोटर्स की भी संख्या अच्छी है।
इनफैक्ट 18.97 मतलब 19% जो वोटर्स हैं वो दलित हैं। तो ये डिसाइडिंग है यहाँ पर। जी हाँ, ये निर्णायक हैं। और देखिए, अब आप ऐसे देखिए कि सबके अपने समीकरण हैं। आरजेडी का अपना समीकरण है और एनडीए का अपना समीकरण है। अगर आप यहाँ पर देखें तो ये जो दलित हैं 19% के आसपास एससी कम्युनिटी के, उसमें पासवानों की संख्या सबसे ज्यादा है। तो इसीलिए मैंने कहा कि यहाँ चिराग पासवान जो है वो जोर लगा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ जो मुस्लिम वोटर्स हैं वो 12.1% है, तो उनकी भी संख्या अच्छी है। और यादव यहाँ पर 17-18% है। तो जो एक MY समीकरण है वो यहाँ पर बन जाता है, 29-30% के आसपास जो है वो आ जाता है। और अगर मुकेश सहनी आरजेडी के साथ हैं तो यहाँ पर मल्लाह वोटर्स भी 8-9% हैं। तो आप उसको भी आरजेडी अपनी तरफ मानकर चल रहा है। और चूंकि रणविजय साहू वैश्य वर्ग से जो है वो हैं, तो वो यहाँ पर ये भी देखते हैं कि यहाँ वैश्य वोटर्स की संख्या भी 9-10% है। तो अगर इन सबको जोड़िए तो एक आरजेडी का यहाँ पर आधार दिखता है और समीकरण बहुत साफ है कि MY को इंटैक्ट रखना है, मुकेश सहनी के जरिए मल्लाह वोटर्स को अपने साथ जोड़ना है और रणविजय साहू के जरिए वैश्य वोटर्स को अपने साथ जोड़ना है। ये आरजेडी की रणनीति है इस बार की। लेकिन इसमें वो कितना कामयाब होते हैं, क्योंकि वोट का ट्रांसफर जो है वो एक बड़ा सवाल है। मुकेश सहनी के जो वोटर्स हैं वो कितना जो है वो टर्न करते हैं और वो आरजेडी को वोट करते हैं, ये देखना भी जो है एक दिलचस्प चीज होगी कि उनका वोट कितना ट्रांसफर होता है। इसी तरह से जो वैश्य वोटर्स हैं, क्या पूरा का पूरा जो है वो आरजेडी की तरफ, रणविजय साहू की तरफ जाता है या वहां पर भी बंटवारा है। दूसरी तरफ एनडीए का अपना हिसाब किताब है। उसका क्या है कि वो देखता है कि यहाँ सामान्य जाति से लगभग 20% के आसपास जो है वो वोटर हो जाते हैं। क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें तो भूमिहार की संख्या जो है वो अच्छी है, वो भी डबल फिगर में आप कह सकते हैं कि जाती है। 9 से 11% के आसपास आप कहते हैं कि भूमिहार वोटर हैं। ब्राह्मण भी ठीक ठाक हैं, 5-6%, राजपूत भी 2.5-3% के आसपास हैं। और कोयरी, कुर्मी, धानुक को अगर मिला दीजिए तो ये 11-12% के आसपास हो जाता है। कोयरी, कुर्मी, धानुक मतलब कि ये नीतीश कुमार को जो माना जाता है कि उनको वोट करते हैं, तो ये उस तरफ चला जाता है। तो यहाँ पर अगर आप देखिए तो यहाँ पर भी एक लगभग बराबरी का मुकाबला, अगर 50% वोट उधर दिख रहा है तो 50% वोट इधर दिख रहा है। तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो यही है कि एनडीए किस दल के उम्मीदवार को चुनावी मैदान में उतारता है और जो सपोर्टिंग कास्ट होंगे वो किस तरह से वोट का ट्रांसफर करते हैं, उस पर बहुत कुछ जो है वो डिपेंड करेगा। अगर मान लीजिए यहां से एलजेपी का कैंडिडेट होता है तो दलित वोटर्स एलजेपी की तरफ अगर चले जाते हैं, और अगर नीतीश कुमार को जो वोट करते हैं कोयरी, कुर्मी, धानुक और अदर ईबीसी, अगर वो भी उनके साथ आ जाते हैं और सामान्य जाति, तो फिर उस उम्मीदवार की स्थिति मजबूत हो जाएगी। या जेडीयू के साथ भी यही बात है कि अगर वो आपको एक बार फिर से निषाद कैंडिडेट दे देते हैं तो फिर जो यहाँ पर मल्लाह वोटर्स हैं, क्या मुकेश सहनी के कहने पर वो आरजेडी की तरफ जाएंगे या उसमें सेंधमारी होगा? क्योंकि ये चीजें हमने बिहार में देखी हैं कि वो जातियां जो है वो पार्टी से ज्यादा अपने कास्ट के उम्मीदवार को वोट करती हैं। ये चीजें हमने पिछले 2-3 चुनावों में जो है वो देखा है। तो ऐसी परिस्थिति में अगर जेडीयू की तरफ से फिर से निषाद उम्मीदवार जो है वो खड़ा कर दिया जाता है, तो वैसी परिस्थिति में क्या मल्लाह वोटर्स पूरी तरह से जो है वो मुकेश सहनी के कहने पर आरजेडी की तरफ जाएंगे या नहीं जाएंगे? और फिर वैसी परिस्थिति में अगर
जो सामान्य जाति के पूरे वोटर्स हैं, अगर वो जेडीयू के उम्मीदवार को सपोर्ट कर दें और जो दलित वोटर्स हैं वो चिराग पासवान और जीतन राम मांझी की वजह से सपोर्ट कर दें, तो फिर एनडीए की स्थिति मजबूत हो जाती है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि अभय कुमार सिंह भी चुनाव लड़ने को बहुत इच्छुक दिखते हैं, तो उनका रवैया ऐसी स्थिति में क्या होगा, तो बहुत सारे इफ बट अभी हैं। तो एक जो एनडीए के साथ जो पहली चुनौती है उसके सामने वो ये है कि यहां से किस दल को टिकट जाएगा, और फिर जब दल को टिकट जाएगा तो उसमें से किस जाति का उम्मीदवार खड़ा होगा, कौन उम्मीदवार बनेगा, इस पर भी बहुत कुछ निर्भर करेगा। तो ये मोरवा विधानसभा के आंकड़े और जीत हार का फॉर्मूला वहां की सीट पर।